सत्यमेव जयते। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में डिस्कस करेंगे। केस जब भी आता है, एविडेंस एक ऐसा स्टेज होता है केस का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट माना जाता है कोई भी केस का अप एंड डाउन और यू टर्न होने के लिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट फॉलोड बाय द CRPC एंड इनका अमेंडमेंट हुआ फिर से 2018 में, द लेटेस्ट। सो जानते हैं चैप्टर के बारे में, एविडेंसेस का। तो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक स्टेज मतलब जो एक ट्री है वो डिफाइन कर लेंगे। एविडेंस एक्ट नंबर 1 पहले जाएगा, रेलिवेंसी ऑफ एक्ट नंबर 2 में जाएगा, प्रूफ नंबर 3 में जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस। ये एक चार्ट है। तो अब अगर आप किसी को चार्ट ये अवेलेबल करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगी। सो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट जनरल जो है, सेकंड एडमिशन, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ में है जजमेंट्स व्हेन रेलिवेंट, फिफ्थ में है ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन, सिक्स में है कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या क्या होता है। प्रूफ में होता है फर्स्ट में फैक्ट्स व्हिच आर नॉट नीडेड टू बी प्रूव। उसके बाद आता है ओरल एविडेंसेस। ठीक है, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का क्या पार्ट होता है, जनरल, सेकंड है पब्लिक डॉक्यूमेंट, थर्ड है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, थर्ड वन है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस जो कि है फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ, सेकंड है एस्टॉपल, थर्ड है विटनेस, फोर्थ है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, फिफ्थ है रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस। अब बात करते हैं हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का। ठीक है, जनरल में क्या क्या आते हैं। General में evidence may be given when any suit or proceeding in every facts and issue under section 5. 6 क्या कहते हैं, facts do not in issue but connected with the fact in issue to form part of same transactions are called are relevant, and that is defined under section 6. 7 क्या कहता है, facts which are occasion, cause or effect of facts in issue are relevant, section 7. Section 8 क्या कहते हैं, any fact is relevant which shows motive, preparation and previous or subsequent conduct, section 8. Section 9 क्या कहते हैं, things said or done by the conspirator in reference to common design are relevant, section 10. 14 क्या कहते हैं, facts showing existence of statement of mind or body or bodily feeling are relevant, section 14. अब admission किसको हम कहते हैं, admissions is a statement which suggests any interference as to any fact in issue or relevant fact, section 17. Statement made by the party to proceeding or his agents are admission in section 17. Section 21. Admissions are relevant and may be proved as against the person which makes them. 22A. 22 and 22A. Oral admissions as to contents of documents or electronic records are not relevant. Number 20, section 25, no confession made to a police officer to be proved against accused. 25 ये कहता है। 30 क्या कहता है, the court may consider the proved confession affecting person making it and another jointly under trial for same offences. Next, statement made by person who cannot be called as witness. अब उसमें भी क्या भाग आते हैं, statement of relevant fact by dead or missing person is relevant in same case, section 32. Section 33, evidence is given by the witness in a judicial proceeding is relevant. 23, sorry 33. 34 में अब आ जाता है statement made under special circumstances.
34 क्या कहते हैं? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलिवेंट। 30 अब आते हैं हमारा 36 में। 36 के क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर रेलिवेंट फैक्ट्स। नंबर 39 क्या कहते हैं? सेक्शन 39 ये कहते हैं हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, उसके अंडर है अंडर सेक्शन 39 व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स इन टू बी प्रूव्ड। इसके बाद हम बात करेंगे जजमेंट्स के बारे में। Judgment when relevant. Under section 40, previous judgment, order or decree are relevant to bar a second suit or trial. Section 40 ये कहते हैं। Section 41, any final judgment, order or a decree of a competent court in probate or insolvency jurisdiction related to legal character of a person is relevant under section 41. 45, opinion of the third person. Okay. 45 ये कहते हैं कि when an opinion is to be formed by the court, the opinion of an expert is relevant under section 45. 47 क्या कहते हैं? Opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom the document was signed is relevant under section 47. 51 क्या कहते हैं? Under section 51, when the opinion of any living person is relevant, the ground of which opinion is based on is also relevant. 51. 52 ये कहते हैं character when relevant, इसके अंदर है section 53, in criminal cases previous good character is relevant. 53 53A क्या कहते हैं? Evidence of character of victim or previous sexual experience shall not be relevant. Section 53A. This is amended. अब in civil cases, the character of any person affecting the amount of damage is relevant. ठीक है, अब हम proof के बारे में बात करेंगे। ठीक है, proof facts which need to be proved. Number 1 एक जो है section 56 में facts judicially noticeable need not to be proved. Number 58 क्या कहते हैं? Section 58 क्या कहते हैं? Which facts which are admitted need not to be proved. अब ये आते हैं oral evidences के ऊपर। Oral evidences में all facts except the contents of document or electronic records may be proved by oral evidence under section 59. Under section 60, oral evidence must in all cases be direct. अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर। डॉक्यूमेंट्री में जनरल है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है और प्रिजम्पशन एज टू बी डॉक्यूमेंट्स है। 3 पार्ट कर दिया गया है। अब जनरल की बात करते हैं। जनरल की बात करेंगे हम अंडर सेक्शन 61 से लेके अंडर सेक्शन 70 तक, जो कि है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। Under section 62, primary evidence means the documents itself produced for the inspection of the court under section 62. Under section 63, secondary evidence means certified copies, counterparts of the documents, oral accounts of the contents, etc. Now, under section 65B, information, मैंने जो अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था जो कि साइबर क्राइम का था, और 65 के दौरान मैंने साइबर क्राइम का भी पार्ट पढ़ाया था। तो यहाँ क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 65B। अंडर सेक्शन 67 क्या कहते हैं? प्रूफ ऑफ सिग्नेचर और हैंडराइटिंग ऑफ पर्सन मे बी प्रूव्ड इन हिज हैंडराइटिंग।
Section 70. The admission of one party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of the execution. अब हम बात करेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का. डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ सोवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा आर पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 74. 74 में फिर अंडर सेक्शन 76 में ये डिफाइन किया जाता है कि पब्लिक ऑफिसर शैल गिव टू अ राइटफुल पर्सन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑन डिमांड. ठीक है. अंडर सेक्शन 77 सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. अब बात करेंगे प्रिजम्पशन एज टू बी डॉक्यूमेंट. The court shall presume, section 79, the court shall presume to be genuine every document purporting to be a certified or certified copies which is admissible as evidence. 79. 82. The court shall presume to be genuine every document admissible in England or Ireland without the proof of the seal or the stamp under section 82. Under section 84, the court shall presume the genuineness of collection of law and reports of decision produced under authority. Under section 90, any third-year-old document produced before the court from proper custody shall be presumed as genuine. Number section 90A, as 5 years old electronic record produced before the court from any proper custody shall be considered as genuine. यह हो गया हमारा presumption as to documents का. अब आते हैं production and effect of evidences. First में आते हैं under section 101 which is burden of proof. Burden of proof 101, उसमें क्या है? Section 101 कहते हैं कि when a police officer is bound to prove the existence of the fact, the burden of proof lies on the person. अब अंडर सेक्शन 1 जो कि सेक्शन 103 बर्डन ऑफ प्रूफ चलेगा 113A तक. Burden of proof under section 103 as to particular fact lies on the person who wishes to the court to believe it in its existence. Under section 106, burden of proving the fact which is within the knowledge of any person upon him. Under section 106. 108 says burden of proving that a person is alive who has not been heard of for 7 years on the person who affirms he is alive. Section 112. But within 280 days after dissolution of valid marriage, if mother remarried, unmarried, is conclusive proof of legitimacy. 112. Under section 113A, when a woman commits suicide within 7 years of her marriage, it's abetment by her husband or relatives. 113A. Now हम बात करेंगे witnesses का. Witness का बात करेंगे जो कि है अंडर सेक्शन 118. 115 क्या है एक बार बीच में देख लेते हैं. One person estoppel. One person cause another person to believe a thing to be true. He cannot deny that thing in any proceeding. अब हम बात करते हैं विटनेस का 1118 में. 1119 क्या कहते हैं? विटनेस unable to communicate verbally. A witness who is unable to speak may give his evidence in other manner. ठीक है. अब हम बात करेंगे सेक्शन 121. No judgment of magistrate be compelled to answer any question as to his own conduct.
Under section 133, accomplice. An accomplice shall be competent witness against an accused person. Under section 134, no particular number of witnesses shall be required for the proof of any fact. Under section 137, examination of a witness by the evidence party is called cross-examination. Under section 137, अंडर सेक्शन 137 ये है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का. अगेन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी इन हिज re-examination. Under section 141 says any question which the person is putting to get answer is a leading question. Under section 145, a witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing. Under section 148, the court to decide when questions shall be asked and when the witness compelled to answer. Under section 148. Under section 152, the court shall forbid any question which appears to insult or annoy. Under section 154, the court may permit the person who calls the witness to put any question on him. Under section 155, the credit of a witness may be impeached by the adverse party or with the consent of the court. Under section 162, a witness summoned to produce a document shall bring it to the court. Under section 165, the judge may ask any question in any form at any time. Next are the 167. ठीक है? Improper admission and rejection of evidences. Improper admission or rejection of evidence is not a ground of itself for a fresh new trial. यह हो गया कंप्लीट चार्ट. अब हम धीरे धीरे बात करेंगे एक एक सेक्शंस को एलाबोरेट करते हुए हिंदी में, इंक्लूडिंग हिंदी. सो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. लॉ कैन बी डिफाइन, मतलब जो हमारा लॉ है वो बिहेवियर के ऊपर, इंसान का जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, बिहेवियर होता है, उनके ऊपर कभी कभी ये सब्सटैंटिव होता है, कभी कभी ये प्रोसीजरल होता है. ठीक है. अब जो एविडेंस एक प्रोसीजरल लॉ है जो कि प्रोसीजर में चलता है, कार्य में चल रहा है, तो उसमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या रूल्स चाहिए. नंबर 1 है what facts may be used in evidence. क्या क्या वो तथ्य है जो हम एविडेंस में यूज कर सकते हैं. नंबर 2 क्या है, हाउ फैक्ट्स आर टू बी प्रूव. कैसे हम प्रूव कैसे करेंगे. भाई बोलना है तो बोल दिया, बट प्रूव कैसे करेंगे. नंबर 3, बाय whom and in what manner the evidence is to be produced. है ना, किस तरीके से और किसके द्वारा हम ये सारी एविडेंस को सामने रख सकते हैं. ठीक है. अब बात है कि एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस. अब हम पढ़ेंगे कि एविडेंस जो कि एक लैटिन वर्ड है, और एविडेंस एविडर इसका मतलब है प्रूफ करना. ठीक है. और इसको हम बेंथम का एविडेंस भी मानते हैं. और क्या क्या तरीके से हम देखते हैं. अंडर सेक्शन 3 जहाँ डेफिनेशन दिया गया है, जो कि आपका बोलते हैं कि एविडेंस 2 टाइप के, एक है ओरल एविडेंस, एक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है. तो अंडर सेक्शन 3A में क्या कहते हैं, ओरल एविडेंस क्या क्या है. ओरल एविडेंस मतलब ऑल द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स है सारे, और जो कि एक साक्ष्य जो है वो दे रहे हैं, बोल रहे हैं, एनी मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी तथ्य को लेके अंडर इंक्वायरी के दौरान. ठीक है. उसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं. और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं जो भी इंक्लूडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, प्रोड्यूस्ड
फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी अगर अवेलेबल हो इंक्वायरी के दौरान या इंस्पेक्शन के दौरान, वो कहते हैं अंडर सेक्शन 3B में, ठीक है। एक बीच में एक केस लॉ बोल देगी वो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस फुल बी देसाई, जहां पे मीन्स एंड इंक्लूड्स का डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे देखा। हरदीप सिंह एंड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अंडर जो कि 2014 SCC 92 सुप्रीम कोर्ट ने एग्जॉस्टिव का मतलब भी दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, जो कि है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या है और प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव। सेक्शन 3 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये मेंशन किया गया है प्रूफ किसको कहते हैं। जो प्रूफ होता है, जो मैटर कोर्ट में चला गया और कोर्ट को ये लगा कि हाँ ये प्रूफ है, ये सत्य है, उसको प्रूफ कहा जाता है, ठीक है। प्रूफ दिया उन्होंने। और डिसप्रूफ किसको कहते हैं, डिसप्रूफ करते हैं, वो भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, जो कि डिसप्रूफ कहते हैं कंसिडरिंग मैटर बिफोर द कोर्ट, कोर्ट में जो मैटर है और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को फॉलो नहीं किया गया है और प्रूडेंस लगता है कि जज नॉन एग्जिस्टेंस लगता है, ये तथ्य का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो उसको हम डिसप्रूफ कहेंगे। नॉट प्रूफ किसको कहेंगे, वो भी डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 3 में, जो कि है नीदर प्रूफ, जो कि है भी और नहीं भी, उसको हम नॉट प्रूफ कह सकते हैं। उसमें एक डिफरेंस भी दिया गया है कि डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूफ में क्या क्या अंतर है, वो भी बोला गया है। मगर जो है कि जो इसमें जो नॉट प्रूव्ड होता है वो एक प्रोविजन है, ठीक है, कि प्रोविजन है कि चलो एग्जिस्टेंस का प्रोविजन हो भी सकता है और फिर नॉन एग्जिस्टेंस का भी प्रोविजन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस ओरीलाल जायसवाल का एक केस लॉ है, जहाँ पे जो मटेरियल फैक्ट था, फैक्ट इन इशू था ये केस में, जो कि केस चल रहा था, उसमें एडमिशन हुआ, प्रिजम्पशन हुआ और जुडिशियल नोटिस देखा गया। वो डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान, वो साबित के दौरान ये देखा गया कि एक इंसान को बहुत ज्यादा पीड़ित किया गया, आक्रमण किया गया और फिर उसके हाथों एक क्राइम हो गया, एक घटना घट गई। तो ये बिलीव नॉट प्रूव्ड, बट ये आगे चल के प्रूव नहीं हो पाया, ठीक। इसके चलते वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। तो क्या क्या प्रिजम्पशन होती है वो देखेंगे। 3 टाइप ऑफ प्रिजम्पशन होती है। एक है मे प्रिज्यूम, जो कि है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का, उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, ओके। तो ये 3 चीजें हैं। अब मे प्रिज्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिज्यूम ऑफ द फैक्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। हम उसको मान लेते हैं जो कि अब तक मतलब डिसप्रूव नहीं हुआ, कि ये तथ्य है ही नहीं, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला, उसको हम मान लेंगे। और सेकंड क्या है कि कॉल फॉर प्रूफ, हम कॉल फॉर प्रूफ कर सकते हैं, ओके। ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। अब है प्रिजम्पशन ऑफ प्रूफ, शैल प्रूफ, रिबटल है, रिबटल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, irrebuttable presumption of law और conclusive proof। Rebuttable presumption of law section 4 क्या कहते हैं कि act declares the court shall presume a fact, ठीक है, until it is not proved, जब तक ये असिद्ध नहीं होता है, सिद्ध और असिद्ध। अब irrebuttable क्या होता है, अच्छा यहाँ एक एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 113B में अगर कोई इंसान का डेथ हो जाता है और डेथ के बाद वो देखा जाता है कि बहुत
साजिश करके इसको मारा गया या क्रुएल्टी के ऊपर चलते मारा गया। तो अदर प्रोविजन जो कि प्रिजम्पशन की कर सकते हैं हम 79 का 80 79 से 85 का 89 फिर 113 बी एंड 114 ऑफ दिस एविडेंस एक्ट। और इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है जो कि 280 दिन का है एंड शादी का सेपरेशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, तो फिर अगर अगेन वो औरत जो है आगे चल के शादी करती है या अनमैरिड होती है, तो ये बच्चा को पहला पति का संतान ही माना जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया। अब है फैक्ट। ठीक है, अब हम फैक्ट पढ़ेंगे। फैक्ट मतलब कोई भी थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। इसको हम छू के या 5 सेंस ऑर्गन जो हमारा लॉजिकल सेंस है उससे अगर हम विचार करेंगे, विचार, तो ये हो गया फैक्ट। एनी मेंटल कंडीशन of which the person is conscious, any person is conscious। ठीक है, ये एक पार्ट है। अच्छा, फैक्ट इन इशू सेक्शन 33 क्या कहते हैं। फैक्ट इन इशू का मतलब है कि इन कनेक्शन विद सम अदर फैक्ट द एक्जिस्टेंस नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी asserted or denied by the parties। फैक्ट इन इशू ये होता है भैया कि अगर हम चलो मान लिए, जैसे बोलते हैं मान लिए, अगर नहीं मान लिए और अगर कोई कुछ को डिनाई करते कि नहीं नॉट अ फैक्ट, हम बोलते, हम जब क्रॉस करते हैं कोर्ट्स में हम देखते हैं काफी टाइम बोलते हैं कि नॉट अ फैक्ट, फैक्ट नॉट अ फैक्ट। ठीक है, हम उसको मान रहे हैं नहीं मान रहे, डिनाई कर देना होता है। ठीक है, और अगर हम कोर्ट भी पूछते कि लायबिलिटी है आपका, नॉट अ फैक्ट, तो लायबिलिटी नहीं है, डिसलायबिलिटी है, ये हम फैक्ट इन इशू में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डर, ये सीपीसी में भी ऑर्डर 14 रूल नंबर 1 में भी दिया गया है। अच्छा, रेलिवेंट फैक्ट हम किसको कहेंगे। रेलिवेंट फैक्ट क्या है भाई। सेक्शन 3 बात करते हैं रेलिवेंट फैक्ट का, जो कि सेक्शन 5 डिफाइन करते हैं रेलिवेंट फैक्ट का। कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है। लिस्ट ऑफ फैक्ट जो कि पाया जाता है अंडर सेक्शन 6 टू लेके 55 तक। ठीक है, और वो एडमिसिबल है कि नहीं है, उसको डिफाइन करते हैं। या तो गलत बोल रहा है इसमें, एंड तो इसमें एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट। क्वेश्चन होता है कि ए मर्डर्ड बी, ए ने मर्डर कर दिया बी का। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस अ सर्कल, स्ट्रगल आर नियर द प्लेस वेयर मर्डर वाज कमिटेड एट रियल फैक्ट। तो ये तो भाई रियल फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट है कि ए ने बी का मर्डर किया, और क्या तरीके से मर्डर किया वो भी, तो ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का सेक्शन 5 में, और वो उसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फैक्ट इन इशू, नंबर 2 सच फैक्ट्स आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 to 55 ऑफ द एक्ट। अच्छा, कौन सा, अब हम डिफाइन करेंगे सेक्शन 6 को, फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेक्शन 6 में कहता है कि जो फैक्ट हो रहा है वो सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो भी रियल फैक्ट्स है, रेलिवेंट फैक्ट्स है। फिर 2 क्या कहता है, फैक्ट्स व्हिच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स इन इशू। सेक्शन 7 क्या कहती है कि फैक्ट्स व्हिच आर ओकेजन, जो कि उस फैक्ट के दौरान हुआ, कॉज और इफेक्ट बोला जाता है, उसने मुझे धमकी दिया और फिर मार दिया, तो वो कॉज था। ठीक है, धमकाना एंड देन आना, एक रिएक्शन आना, राइट। उसके बाद थर्ड होता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट ऑफ अ पार्टी। सेक्शन 8 मोटिव क्या था, प्रिपरेशन क्या था और कंडक्ट क्या था पार्टी का। सेक्शन 9 क्या कहते हैं, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन फैक्ट इन इशू।
ये सेक्शन 9 कहते हैं। सेक्शन 10 क्या कहते हैं थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है। सेक्शन 11 क्या कहते हैं, सेक्शन 11 कहते हैं फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू, ठीक है। सेक्शन 12 क्या कहते हैं, फैक्ट्स हेल्पिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ डैमेजेस। सेक्शन 13 क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन क्रिएटिंग अ राइट कस्टम एक्सेट्रा। फैक्ट सेक्शन 14 फैक्ट स्टार्टिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। सेक्शन 15 कहते हैं फैक्ट शोइंग वेदर एक्ट इज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। सेक्शन 15 ये कहता है कि इंसिडेंटल है या एक्सीडेंटल है। सेक्शन 16 क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। एडमिशन एंड कन्फेशन जो होता है वो होता है सेक्शन 17 टू 31 के बीच। फिर आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु आर डेड एंड कैन नॉट बी फाउंड, वो होता है सेक्शन 32 से लेकर 33 तक। स्टेटमेंट मेड अंडर सर्टेन केसेस वो होता है 34 टू 39 तक। जजमेंट्स आपका मिलेगा आपको सेक्शन 40 टू 44। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एंड अदर्स वो होता है सेक्शन 45 टू 51। और कैरेक्टर का मिलेगा 52 टू 55 सेक्शन। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बैक जाके रेस जेस्टे के बारे में बात करेंगे। रेस जेस्टे क्या है भाई, जानते हैं थोड़ा सा। मीनिंग ऑफ रेस जेस्टे का मतलब होता है थिंग्स सेड एंड डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। उसी घटना के क्रमश में घटने के दौरान जो सारी चीजें हुआ, सर्कमस्टेंसेस हुआ, उसको हम रेजिस्टर करेंगे। एवरीथिंग जो भी हुआ उसके बीच में, मेन इवेंट के बीच में, उसको हम डॉक्ट्रिन, ये तथ्य था कि डॉक्ट्रिन ये था, ये थ्योरी था कि पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल भी देख लेते हैं कि जो रेजिस्टर का है, फैक्ट इन इशू, एविडेंस ऑफ एवरी फैक्ट व्हिच कम्स इन ट्रांजैक्शन, ठीक है, which the register enables the court take into account of the essential details of the transaction। जो मिसिंग लिंक होता है ना एक घटना के दौरान, तो उसको हम रेजिस्टर में इंक्लूड कर सकते हैं। रेजिस्टर अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6, इसमें केस लॉ देख लेते हैं, जहाँ पे सुख वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1999 9 SCC सुप्रीम कोर्ट 507। जैसे कि होता है कि एक इंसान को एक बहुत रेस से चलती हुई गाड़ी ने टक्कर मार के मार दिया। अब the witness have not seen the incident but the speeding car। अब जो विटनेस है, गवाह है, उसने मारते हुए नहीं देखा, मगर वो जल्दी से जाते हुए ट्रक को देखा था। अब the deceased stated to him what happened in the accident, ठीक है। अब जो आहत हुआ, विक्टिम हुआ, उन्होंने बोला इस बात को कि देखो भाई मेरे को तो चोट पहुंचाया गया, ऐसा मारा गया। The court held a statement of the deceased to the witness to be admissible as registered। कोर्ट के पास जब गया ये मैटर, कोर्ट को लगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया उस आहत ने, पीड़ित ने, तो ये जो गवाह को ये स्टेटमेंट दिया गया वो एडमिसिबल है, राइट, वो एडमिसिबल है। कब? वो रेजिस्टर के थ्रू एडमिसिबल है। अच्छा, हियर से एंड रेजिस्टर। अच्छा, हियर से थोड़ा सा जान लेते हैं। हियर से क्या है भाई, हियर से हम किसको कहते हैं? तो हियर से ऐसा है कि हियर से एविडेंसेस का कोई मतलब नहीं होता। डॉक्ट्रिन ऑफ हियर से कॉन्स्टिट्यूट एज एन एक्सेप्शन और प्रिंसिपल है इससे। गवाह ने, अब हियर से यहाँ पे क्या हुआ, गवाह ने उस ट्रक को तो देखा मगर मारते हुए इंसान को नहीं देखा। तो इंज्योर्ड पर्सन एक्सप्लेन टू हिम, मगर वो जो पीड़ित है उन्होंने पूरा वाकया का पूरा वर्णन किया, मगर क्योंकि उन्होंने उस मारते हुए नहीं देखा उस इंसिडेंट को, तो इसको हम हियर से में डाल सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस ऑफ सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट। मीनिंग ऑफ मोटिव क्या है कि इसके मोटिव क्या था, इसके पीछे कारण क्या था कोई भी घटना का। हाउ फॉर रेलिवेंट, मोटिव का रेलिवेंस क्या था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट, जो कि है सेक्शन 9 में। हो गया ये सारा। अब है सेक्शन 10 जो कि थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू अ कॉमन डिजाइन। वो बात कहते हैं यहाँ पे जहाँ पे जो कॉमन इंटेंशन था, कॉन्स्पिरेटर मतलब जो सहयोगी था उसके साथ कॉन्स्पिरेसी किया सब लोगों ने, तो उसका एक कॉमन इंटेंशन रहा होगा करने के पीछे कोई भी कांड को। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, प्राइमा फेसी मतलब जो पहले दिखते हैं कोर्ट, ठीक है, उसको हम प्रूफ के थ्रू हेल्प करते कि प्राइमा फेसी प्रूफ लग रहा है, प्राइमा फेसी। तो ये एक चीज है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 11 का जो कि है फैक्ट्स व्हेन अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, ठीक है। When facts not otherwise relevant become relevant, जबकि है नहीं, relevant नहीं है मगर फिर भी हम relevant इसको बना रहे हैं, ठीक है। जो कि inconsistent लग रहा है, कोर्ट को inconsistent लग रहा है एक दूसरे के लिए, फिर उसको भी तब भी consistency लाने के लिए, जो consistency है उसको लाने के लिए हम एक फैक्ट को और तरीके से जोड़ देते हैं। अब नंबर 2 में है कि जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है या इम्प्रोबेबल होते हैं, उसके ऊपर एक चलता है थ्योरी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 13 का जो कि है फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। ये कस्टम ऑफ राइट का क्वेश्चन होता है जो कि ओपिनियन को भी आप बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन होती है जो कि कभी कभी एक्सेप्टेड होती है, क्लेम होता है या मॉडिफाइड होता है, रिकग्नाइज होता है, असर्टेड होता है, और नहीं तो पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच द राइट और कस्टम्स इज क्लेम्ड और इन विच द एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, asserted or departed। नेक्स्ट है आपका 48 में बाय ओपिनियन ऑफ पर्सन लाइकली टू नो एज ऑफ एग्जिस्टेंस और हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑफ, ये हम 48 में मिलता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 के बारे में जो कि कहता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब ये चीज है कि जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, बॉडी और बॉडीली फीलिंग के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एडमिशंस के बारे में। एडमिशंस क्या है उसका हमको पता चलेगा सेक्शन 18 टू 20 के बीच में। 17 क्या कहते हैं, एडमिशन मेड इन ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी ओरल के थ्रू दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू, और सजेस्ट एनी इंटरफेरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू। उसके बाद है वे विच इज मेड of the person referred to section 18 to 20, 18 to 30. Why admissions are made admissible, ये एक क्वेश्चन है। Admission is a statement against the interest, मतलब जो इसको ग्रांट कर रहा है उसका इसमें कुछ कोई जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में है तो वो उसको ग्रांट कर सकता है। और वेवर एज अ प्रूफ, एडमिशन एक वेवर होता है प्रूफ का, साक्षी के बारे में, ठीक है। रेलिवेंसी एंड एडमिशंस और एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशंस, तो इसको हम बात, इसमें एक एक्सेप्शन भी है विच इज 21। अब हम बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन जो कि है सेक्शन 31।
एविडेंशियरी वैल्यू, क्या एविडेंस के स्टेज में किस तरीके का एविडेंशियरी वैल्यू है इस सेक्शन में, उसका एडमिशन कैसा होता है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। विदाउट प्रेजुडिस एडमिशन, ये प्रेजुडिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहाँ सेक्शन 23 ये कहता है कि एनी सिविल केस और एडमिशन इज रेलेवेंट इफ it is made upon or express condition that evidence of it is not given or under circumstances from which the court can infer that parties agreed together that evidence of it should not be given। जबकि दोनों पार्टी डिसाइड कर लेता है कि या दोनों कोर्ट कैन इन्फर, कोर्ट ये सोच रहा है कि कोई भी पार्टी इसमें पार्टी एग्री करता है कि एविडेंस हम नहीं दे पाएंगे इसमें, ठीक है। एडमिशंस कवर्ड अंडर सेक्शन कॉल्ड विदाउट प्रेजुडिस एडमिशंस, मतलब जो कवर हो रहा है सेक्शन में उसको हम विदाउट प्रेजुडिस बोलेंगे, जो कि सेक्शन 23 है। ये इसको हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, जैसे कोई भी अटर्नी होता है, बैरिस्टर होता है, प्लीडर होता है, वकील होता है, वो कंपेल्ड होता है एविडेंस देने के लिए अंडर सेक्शन 126। मतलब जो कोर्स ऑफ एंगेजमेंट है एज ए अधिवक्ता, एज एडवोकेट, वो क्राइम एडवोकेट कम्स टू नो दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय हिज क्लाइंट। जब उस अधिवक्ता को लगता है कि उसका क्लाइंट ने सच में कोई क्राइम किया है, कोई ऐसा कुछ किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, तो फिर आफ्टर हिज एंगेजमेंट एंड उसको अपॉइंट करने के बाद क्लाइंट ने ये बोला सच कि हाँ मुझसे ये गलती हुआ है, मुझसे एक कांड हो गया है, तो फिर क्लाइंट कैन नॉट टेक अ प्ली। दैट डिस्क्लोजर वाज मेड टू द एडवोकेट अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग दे शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू द कोर्ट। तो क्लाइंट ये प्ली नहीं ले सकता कि मैंने तो अपने वकील को सारा सच बताया था, ठीक है, जो कि दोनों के बीच में एक कॉन्फिडेंशियलिटी है। अब हम कन्फेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्फेशन जो कि हम गवाही ही बोलते हैं, कन्फेस करना, सॉरी गवाही नहीं, कन्फेस करना बोलते हैं, जो कि किसी के पास जाके हम, अगर मैंने कोई कुछ चीज़ किया है या छुपाया है, उसको हम कन्फेस करते हैं, तो उसको हम एडमिशन करते हैं कोई ऑफेंस के दौरान, ठीक है, तब हम उसको कन्फेशन बोलेंगे। अब कन्फेशन का दो टाइप का स्टेटमेंट होता है, एक है इनकल्पेटरी और एक है एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन भी डिफाइन किया गया है। वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट ये होता है जहाँ पे एक्यूज्ड व्हिच इंक्रिमिनेट्स हिम, जो कि इंक्रिमिनेटेड होते हैं, एंड एक्सकल्पेटरी होता है कि जो लायबिलिटी को हटा के किया जाता है उसको हम, और लायबिलिटी को लेके जहाँ हम करते हैं तब उसको इनकल्पेटरी बोलते हैं। अब रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन कहाँ पे पड़ता है? सेक्शन 21, जो कि एक है जुडिशियल कन्फेशन, एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल, मेड इन द कोर्ट और मेड इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 CRPC, और जो कि है मेड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट। अब हम बात करेंगे कन्फेशन कंप्लीटेड, उसके बाद हम बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। क्या एविडेंशियरी वैल्यू है? तो इस पे एक केस लॉ है जो कि है NCLT ऑफ दिल्ली एंड नवजोत सिद्धू 2005 11 SCC 600। इसमें केस लॉ दिया गया है। अच्छा, इसमें अंतर भी होता है, एडमिशन और कन्फेशन के ऊपर अंतर भी होता है। हाँ,
कुछ अंतर होता है। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, जिसको हम गवाह साक्ष्य नहीं बोल सकते। नंबर 1 कौन कौन होता है? सेक्शन 32 ये कहते हैं वो जो व्यक्ति मर चुका है। नंबर 2 वो जो व्यक्ति को हम नहीं ढूंढ सकते हैं। नंबर 3 वो जो was become incapable of giving evidence, जो कि incapable हो गया है एविडेंस देने के लिए। नंबर 4 है वो अटेंडेंस कैनॉट बी प्रूव। ये होता है कि ओवर बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंसेस, जो कि इनकैपेबल है। whose attendance cannot be procured by unreasonable delay or expense, ये सारे लोग होता है। हाँ, और इसको टिल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 8। अब हम बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, विच इज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। क्या क्या एसेंशियल्स है डाइंग डिक्लेरेशन के? नंबर 1 है स्टेटमेंट मेड ऑफ ओरल और रिटन। मृत्यु से पहले अगर विक्टिम में अपना ओरल एविडेंस दिया है ये, और या तो रिटन एविडेंस है। सेकेंड है स्टेटमेंट हैज टू बी कॉज ऑफ डेथ, जो कॉज था मृत्यु के पीछे जो कारण था, और एनी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिजल्टेड टू डेथ, कोई भी ऐसा परिस्थिति जिसके लिए उसको मरना पड़ा। डेथ ऑफ द पर्सन who made the statement is must, death of the person जिसका मृत्यु हुआ है उसका स्टेटमेंट यहाँ must है। expectancy of the death while making the statement is not necessary, ये जरूरत नहीं कि डेथ होगा ही। डाइंग डिक्लेरेशन एक अलग चीज है। तो 5 नंबर क्या कहते हैं एसेंशियल में? कॉज ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन मस्ट बी इन क्वेश्चन, मृत्यु के पीछे कारण क्या था, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको अराइज करना होता है। इट कैन बी अदर इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये सिविल में भी हो सकता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट। क्या है जजमेंट? ये डिसाइड होता है सेक्शन 42 सेक्शन 42, वो रेलेवेंसी बोला जाता है। रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट वो दो टाइप के होते हैं, एक रेलेवेंसी इन रेम, जो कि सॉरी जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सनल। रेम मतलब है फॉर द होल, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट, और जो पर्सनल होता है बिटवीन द पार्टीज होता है। ठीक है, अच्छा, और एक है कि रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट इन प्रोबेट एंड जुरिसडिक्शन। सॉरी 40 में है प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बी बार इन सेकंड सूट और ट्रायल, ये सेक्शन 40 कहते हैं। 41 कहता है रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट इन प्रोबेट और जुरिसडिक्शन। जो प्रोबेट होता है, जुरिसडिक्शन होता है, क्षेत्र होता है, उसके ऊपर जो कोई डिक्री या ऑर्डर या फाइनल जजमेंट दे दे, वो कौन कौन से इसमें होता है? वो नंबर 1 होता है प्रोबेट, सेकंड होता है मैट्रिमोनी, थर्ड होता है एडमायरलिटी, फोर्थ होता है इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन। एडमायरेबिलिटी क्या होता है? वो ऐसा जुरिसडिक्शन है जहाँ से जो आउट ऑफ वॉर क्लेम्स, वॉर का जो एडमायरेबिलिटी होता है उसका। अब हम बात करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन का अंडर सेक्शन 45। ठीक है, जो कहते हैं, और इसमें सारे चीज आ जाते हैं टिल 50। इसके दौरान आते हैं कि जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं वो, अब उसमें ओपिनियन सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ पर्सन acquainted with handwriting सेक्शन 47 बाय कंपैरिजन 73 ये होता है। उसके बाद फिर होता है 45A,
47A ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, 48 होता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, 49 होता है ओपिनियन ऑफ यूसेज और टेनेंट्स एक्सेट्रा, जिसमें एसेंशियल्स है द यूसेज एंड टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, नंबर 3 है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ टर्म्स यूज इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन, नंबर 50 है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। ये हो गया। अब रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर देखते हैं हम 52 टू 55 में। मैंने पूरा चार्ट डिफाइन किया है इसमें 55 तक। फैक्ट्स विच नॉट टू बी प्रूव्ड, जो कि है 56 टू 58, जो प्रूव करने का जरूरत नहीं है, पहले ही वो बोल दिया है मैंने, जो कि है और लॉज जो इन्फोर्स होता है इंडियन टेरिटरी में, फिर एनी ऑल काइंड ऑफ पब्लिक एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके, लोकल एंड पर्सनल एक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट इफ डायरेक्टेड टू बी जुडिशियली नोटिस, थर्ड है इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, फिर फिफ्थ होता है एक्शन एक्सेशन एंड द साइन मैनुअल ऑफ सॉवरेन, उसके बाद होता है फैक्ट्स एडमिटेड अंडर सेक्शन 58 एट द हियरिंग व्हिच द एग्री टू एडमिट इन राइटिंग बिफोर हियरिंग, नंबर 3 है व्हिच एनी बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग दे आर डीम्ड एंड एडमिटेड। इसके बाद हम बात करेंगे ओरल एविडेंसेस का, वो है 59 में डायरेक्ट एविडेंस हो गया। अब है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफाइन किया जाता है। डॉक्यूमेंट हम पढ़े हैं सेक्शन 3 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब प्राइमरी डॉक्यूमेंट में 52 टू 55 बोलते हैं प्राइमरी डॉक्यूमेंट, जो कि पार्ट 1 है आपका सेक्शन 62 में, डॉक्यूमेंट इन सेवरल पार्ट्स, ऑल सच पार्ट्स ऑफ ओरिजिनल एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल पार्टीशन डीड। पार्ट 2 में क्या है, सेक्शन 62 डॉक्यूमेंट इन काउंटर पार्ट्स, प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट एनी पार्टी एग्जीक्यूटिंग एंड सेकेंडरी अगेंस्ट द अदर पार्टी, पट्टा अगेंस्ट लाइजर और कबूलियत अगेंस्ट द लीजिंग। अब है सेक्शन 62 डॉक्यूमेंट मेड बाय द यूनिफॉर्म प्रोसेस, प्रिंटिंग और फोटोग्राफी। सेक्शन 63 क्या कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। सेक्शन 63 जो कि है सर्टिफाइड कॉपी, नंबर 1 कॉपी मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस, copies made from or compared with original, copies part of document, oral accounts of the document। ठीक है, 65 बता दिया मैंने। 65A है फिर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये मैंने आईटी एक्ट पढ़ाने के दौरान डिस्कस किया है। पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है 74 में डिस्क्राइब करते हैं। डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है सोवरेन अथॉरिटी ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स और पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एंड एनी पार्ट ऑफ इंडिया कॉमनवेल्थ और फॉरेन कंट्री, और पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो अंडर सेक्शन 76 जो ये बोलता है कि ट्रू कॉपी, द डेट ऑफ इशू ऑफ द कॉपी, द सील ऑफ द ऑफिस एंड इट मस्ट बी डेटेड। अब प्रिजम्पशन एज टू बी डॉक्यूमेंट क्या है वो डिफाइन किया गया सेक्शन 79 में। अब हम बात करेंगे एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो है आपका सेक्शन 62 सेक्शन 91। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है 101 में, जो हमने बोला पहले ही चार्ट में डिफाइन किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ आता है 1012 लेके 10114 तक। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन चाहिए कोई भी कंटेंट का, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप मुझे कमेंट करें कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में पूरा
एक्सप्लेन करने के लिए मैं वो करूंगी। एस्टॉपल, एस्टॉपल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है छोटा सा बोल रही हूँ। वो है नंबर 1, देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन, जो कि कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अंडर सेक्शन 115, और फिर रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू बी एक्टेड अपॉन। नंबर 3 है द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एक्टेड अपॉन एंड सेकंड पार्टी should alter his position. Estoppel. एस्टॉपल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ का नहीं होता है। भाई कहाँ का नहीं होता है, देयर कैन नॉट बी एनी एस्टॉपल इन क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल केसेस। क्वासी क्रिमिनल केस में एस्टॉपल नहीं होता है अप्लाई। देयर कैन बी नो एस्टॉपल अगेंस्ट एनी स्टैट्यूट ऑफ सोवरेन एक्ट और एनी और ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, एनी पॉइंट ऑफ लॉ में या सोवरेन में, उसमें भी नहीं होता है। No estoppel is applied when the truth of the fact is known to both the parties. ये भी अप्लाई नहीं होता जहाँ दोनों को सच के बारे में पता होता है। Estoppel cannot be used against a minor. एक माइनर के विरुद्ध कभी भी estoppel नहीं यूज होता है। No estoppel where fraud or negligence exists on the part or on the party pleading the sin. कहीं अगर कोई फ्रॉड हुआ या नेग्लिजेंसी ऑफ जो एग्जिस्टेंस है वो हुआ तो भी नहीं होगा। देयर इज नो एस्टॉपल अगेंस्ट द अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे विटनेस का। विटनेस 118 में डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब हम बात करेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन का, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 121 to 129, जो कि प्रिविलेजेस ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट है कि इन हिज ओन कंडक्ट इन अ केस tried by him, anything came to know during the course of trial. 122 में है communication between the spouses made during continuance of marriage. उसके बाद है सेक्शन 123 अफेयर ऑफ द स्टेट एंड एविडेंस derived from unpublished official record. 124 section 124 define official communication made in official confidence. Under section 126 to 129 professional communication, जो कि between the attorney, pleader, legal advisor during the course of employment. Under section 121 privilege of judges and magistrate, जहाँ लिखा है कि कोई जज और मैजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड except upon special orders of the high courts to give evidence about his own conduct in relation to any case tried by him, anything which he came to know as a court in course of trial. ये दोनों चीजें हैं। Under section 22 communication during marriage. Under section 123 evidence to affairs of the state. Professional communication है under section 126 to 129. उसके बाद है accomplice. अच्छा, accomplice का मतलब क्या है? It may include participants criminis, मतलब जो लोग क्राइम को घटना के दौरान पार्टिसिपेट किए थे, उनके बीच में जो हुआ कैटेगरीज, वो ऑफेंस जब हुआ तो इन कनेक्टेड विद द ऑफेंस इन क्वेश्चन और whose makes admission of fact showing that he is a conscious hand in the offense. मतलब जानबूझ के उसने साथ दिया, उसको अकम्प्लिस बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 135 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और relevant provision order 18 of CPC chapter 16, chapter 29, 20 and 21, 22 of CRPC.
एज वेल। इसमें क्या है, दो चीज इन्वॉल्व होता है, जहाँ पार्टी हैज अ राइट टू एग्जामिन द विटनेस फर्स्ट, और सेकंड होता है इन व्हाट ऑर्डर द विटनेस आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द पार्टी। Number 136 says judge to decide as to admissibility of evidence। अब होता है हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन एंड corroboration। Contradiction section 145, corroboration 157। Contradiction का मतलब है जैसे कोई स्टेटमेंट दिया गया, such statement were made by writing or used into writing and B है they are relevant to the matter in question। relevance के ऊपर क्वेश्चन हो गया। hostile witness है वहाँ 145 2 and 162 of CRPC। अच्छा, अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट अलाउ और डिसअलाउ क्वेश्चन। ये तो समझ में ही आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन करना है, नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। एक होता है अंडर सेक्शन 138 40 140 145 154 146 बाय अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस 155। रिफ्रेशिंग मेमोरी, present recollection 159 और past recollection 160। अब है section 165 judges power to put question or order production। अब है improper admission और rejection of evidence। गाइस ये था पूरा पूरा जो एविडेंस है 167 तक, ठीक है, जो कि मैंने जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू ही पढ़ाया और सारे टाइटल्स मैंने कवर किया इस सेक्शंस के। अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक को इलेबोरेट करना है, जानना है, तो प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट। एंड क्योंकि मैं भी ऑफ कोर्स मैंने लॉ किया एज अ स्टूडेंट, मैं भी पढ़ी हूँ आज से 4 साल पहले 5 साल पहले, एंड देन कुछ कुछ टॉपिक मेरा भी छूट गया था एंड आई एम हैप्पी कि मैंने आज इसको पूरा लेक्चर को कवर किया। सो आई वुड रिक्वेस्ट people who are listening to me out, as you know that my mother tongue is not Hindi, so I'm very much barred of speaking in Hindi because I forget, usually I forget the terminologies, the terms, and I cannot consciously deliver it, so please excuse me for that। otherwise मैंने कोशिश किया है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल के, क्योंकि मेरे को बहुत सारा बैकलैशेस मिलता है कि मैम प्लीज स्पीक इन हिंदी हिंदी हिंदी। एंड डेफिनेटली मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को भी मास as much as mass मुझे सुने। so this is just a trial and इसके बाद it will be decided whether it has reached or not to everybody। सबके समक्ष में मतलब सबके सामने मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी सजेशंस एंड कोई भी टॉपिक्स यू वांट टू हियर मी आउट, सो प्लीज़ लेट मी नो। फोरेंसिक का क्लासेस एंड लेक्चर्स आई विल प्रोसीड, मैं डिलीवर करूँगी, बट प्लीज़ फोरेंसिक में हिंदी मेरे से उतना पॉसिबल नहीं है। सो thank you so much for hearing me out, thank you, all the best।